नमस्कार। जस्टिन गार्डन द्वारा लिखी गई सोफी ज्योर्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण है सोफी का संसार, पाश्चात्य जगत की दर्शन गाथा, जिसका चौथा अध्याय है प्राकृतिक दार्शनिक, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है शून्य से केवल शून्य ही प्रकट हो सकता है। जब दोपहर बाद माँ काम से घर लौटी तो सोफी ग्लाइडर में बैठी विचार कर रही थी कि दर्शन शास्त्र के कोर्स तथा हिल्डे मोलर नायक, जिसे अपने पिता से जन्मदिन शुभकामना संदेश प्राप्त नहीं होगा, के बीच संभावित संबंध क्या हो सकता है। माँ ने बाग के दूसरे छोर से पुकारा, सोफी, तुम्हारे लिए एक पत्र है। यह सुनकर उसकी सांस ऐसे रुकी कि रुकी ही रह गई। वह केवल पहले ही मेल बॉक्स खाली कर चुकी थी, इसलिए वह पत्र दार्शनिक का ही होना चाहिए। हाय, अब वह अपनी माँ से क्या कहेगी। इस पर कोई मुहर नहीं लगी है। यह संभवतः एक प्रेम पत्र है। सोफी ने पत्र ले लिया। तुम इसे खोल नहीं रहे सोफी? उसे कोई बहाना ढूंढना था। क्या कभी तुमने किसी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जो तब प्रेम पत्र खोल रही हो जब उसकी माँ उसे कनखियों से देख रही हो? चलिए माँ को सोचने देते हैं। यह एक प्रेम पत्र था। हालांकि यह बहुत ही असमंजस भरा था, किंतु यह और भी ज़्यादा खराब होता कि उसकी माँ को पता चल जाता कि वह एक नितांत अजनबी के साथ एक पत्राचार कोर्स कर रही है, एक ऐसे दार्शनिक के साथ जो उसकी आंख में मिचौली खेल रहा था। यह एक छोटे सफ़ेद लिफाफे में से एक था। जब सोफ़ी ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसके लिए 3 नए प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, क्या कोई एक ऐसा सार तत्व है जिससे सब चीज़ें बनी हैं? दूसरा प्रश्न था, क्या पानी मदिरा में बदल सकता है? तीसरा प्रश्न था, मिट्टी और पानी जीवित मेढक कैसे पैदा कर सकते हैं? सोफ़ी को ये सवाल यूँ तो काफ़ी बेवकाना लगे, किंतु फिर भी वे सारे समय उसके दिमाग में भिनभिनाते रहे। अगले दिन वह सुबह पूरे दिन भर यही सोचती रही, एक एक को लेकर बारी बारी से, क्या कोई सार तत्व है जिससे वह सभी चीज़ें बनी हैं? यदि कोई ऐसा सार तत्व है तो वह अचानक दल बदल कर कैसे एक फूल या एक हाथी बन सकता है? यही आपत्ति दूसरे प्रश्न पर भी लागू होती थी कि क्या पानी मदिरा में बदल सकता है। सोफ़ी को वह नीति कथा मालूम थी कि किस प्रकार यीशु ने पानी को मदिरा में बदल दिया था, किंतु उसने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। और यदि यीशु ने वास्तव में पानी को मदिरा में बदल दिया था तो यह एक चमत्कार के रूप में किया गया था जो सामान्यतः नहीं किया जा सकता। सोफ़ी जानती थी कि न केवल मदिरा में अपितु बहुत सारी दूसरी बढ़ने वाली चीज़ों में भी बहुत सा पानी होता है, किंतु यदि एक खीरे में 95% पानी होता है तो इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ और भी है, क्योंकि खीरा होता है, सिर्फ पानी नहीं। और फिर इसके अलावा मेढक वाला प्रश्न भी तो था। उसके दर्शन शास्त्र के अध्यापक ने मेढक के बारे में वास्तव में एक अनोखा प्रश्न उठाया था। सोफ़ी संभवतः यह तो स्वीकार कर सकती थी कि एक मेढक में मिट्टी और पानी होता है। ऐसी हालात में मिट्टी में से एक अधिक सार तत्व होने चाहिए। यदि मिट्टी में अनेक भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं तो स्पष्टतः यह संभव था कि मिट्टी और पानी मिलकर एक मेढक पैदा कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी और पानी मेढक के अंडे और टैडपोल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि एक मेढक पत्ता गोभी की क्यारी से पैदा नहीं हो सकता, भले ही आप इसमें कितना भी पानी डालें। उस दिन सोफ़ी जब स्कूल से घर लौटी तो मेल बॉक्स में एक भारी लिफाफा उसका इंतज़ार कर रहा था। सोफ़ी उसे लेकर अपनी मान में जा छुपी, जैसे उसने पिछले दिनों किया था। उस लिफाफे में लिखा था, दार्शनिक की जिज्ञासा प्रोजेक्ट। हम फिर वहीं आ गए। हम सफ़ेद खरगोश या किसी ऐसी चीज़ के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे अपनी पाठ पर आते हैं। मैं संक्षेप में प्राचीन यूनानियों के समय में अभी तक लोगों ने दर्शन शास्त्र के विषय में जो भी सोचा है कि एक मोटी मोटी रूपरेखा रखूँगा, किंतु हम इन विचारों को उनके व्यवस्थित रूप से बारी बारी से लेंगे। चूँकि यह दार्शनिक हमसे बिल्कुल ही भिन्न युग में रहते थे और संभवतः उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति से पूरी तरह भिन्न थी। अच्छा यह होगा कि हम प्रत्येक दार्शनिक का प्रोजेक्ट देखें, यानी उसकी जिज्ञासा को पहचानने तथा समझने का प्रयास करें। इससे मेरा अर्थ यह है कि
हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि एक विशिष्ट दार्शनिक खास तौर पर क्या जानना चाहता था, उसकी विशिष्ट जिज्ञासा क्या थी। एक दार्शनिक का यह जानना चाह सकता है कि पौधे और जानवर कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा शायद यह जानना चाहे कि ईश्वर है या कि नहीं। क्या मनुष्य में कोई अमर आत्मा होती है। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने पर कि किसी विशेष दार्शनिक की जिज्ञासा क्या है, उसकी विचारधारा या अनुगमन करना आसान होगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी एक दार्शनिक दर्शन शास्त्र की समग्रता से अपना सरोकार बनाए। दार्शनिक को संदर्भित करते हुए मैंने कहा उसकी पुरुष की विचारधारा, क्योंकि यह मनुष्य की कहानी भी है। अतीत में पुरुषों ने स्त्रियों को दोनों ही रूपों में, यानी स्त्री रूप में और एक चिंतनशील प्राणी के रूप में भी अपने अधीनस्थ रखा था। यह एक दुख की बात है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मानवीय सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव का बहुत बड़ा भाग खो या लुप्त हो गया है। वर्तमान 20वीं शताब्दी के आगमन से पहले स्त्रियों को दर्शन के इतिहास में अपने लिए स्थान बनाने के अवसर से वंचित रखा गया। मेरा इरादा तुम्हें कोई होमवर्क देने का नहीं है, ना ही गणित के कठिन प्रश्न और ना ही कोई ऐसी अन्य चीज़, और अंग्रेजी भाषा की क्रियाओं का मिलान करना मेरी रुचि के क्षेत्र से बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें समय समय पर कुछ करने के लिए थोड़ा सा काम देता रहूँगा। यदि तुम इन शर्तों को स्वीकार करो तो हम शुरू करेंगे। प्राकृतिक दार्शनिक। आदिकालीन यूनानी दार्शनिकों को कभी कभी प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः प्राकृतिक जगत और उसकी प्रतिक्रियाओं से सरोकार रखते थे। हम पहले ही यह पूछ चुके हैं कि कोई वस्तु कहाँ से आई है। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी एक समय कोई चीज़ शून्य से बाहर निकलकर आई होगी। यह विचार यूनानियों के बीच इतना प्रचलित नहीं था। किसी न किसी कारणवश ये मानकर चलते थे कि कुछ ऐसा है जो सदैव से अस्तित्वान में है, इसलिए शून्य से कोई चीज़ कैसे प्रकट हो सकती है, यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। इसके विपरीत दूसरी ओर वे यह देखकर चकित थे कि पानी में जीवित मछलियाँ कैसे पैदा हो जाती हैं और मृत जमीन में बड़े बड़े पेड़ और चमकीले रंग के फूल कैसे पैदा होते हैं। इसका जिक्र किया जाना तो बहुत ही ज़रूरी नहीं। यह कैसा संभव है कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में उपस्थित और पैदा हो जाता है। दार्शनिक ने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि प्रकृति निरंतर ही एक रूपांतरण की अवस्था में रहती है, किंतु यह रूपांतरण कैसे है। उदाहरण के लिए एक चीज़ सभी प्रारंभिक दार्शनिकों का लगभग एक जैसा विश्वास था कि सारे परिवर्तन के मूल में एक विशिष्ट मौलिक सार तत्व होना चाहिए। यह कहना कठिन है कि वे ऐसे विचार तक कैसे पहुँचे। हमें केवल इतना मालूम है कि इस विचार का क्रमशः विकास हुआ है कि कोई एक ऐसा आधारभूत सार तत्व होना चाहिए जो प्रकृति में हो रहे सभी परिवर्तनों के पीछे प्रच्छन्न कारण के रूप में बना रहता है। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे सब चीज़ निःशर्त होती हैं और वापस उसी में लौट जाती हैं। हमारे लिए रोचक विषय वास्तव में यह है कि प्रारंभिक दार्शनिक किन समाधानों तक पहुँचे, अपितु यह है कि उन्होंने कौन से प्रश्न किए और वे किस प्रकार के उत्तर तलाश रहे थे। हमारी रुचि वास्तव में इनमें ज़्यादा है कि वे किस ढंग से सोचते थे, बजाय इसके कि वे क्या सोचते थे। हमें मालूम है कि उन्होंने भौतिक जगत में जिन रूपांतरणों को होते हुए देखा, उन्होंने उन्हीं से संबंधित प्रश्न उठाए। वे प्रकृति में अंतर्निहित नियमों की तलाश कर रहे थे। वे बिना पौराणिक कथाओं की ओर लौटे वह सब कुछ समझ लेना चाहते थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, वे स्वयं प्रकृति का अध्ययन करके इसकी वास्तविक प्रतिक्रियाओं को समझना चाहते थे। यह लक्ष्य देवताओं की कहानियों कहकर बादलों की गरज और बिजली के कौंधने, शिशिर और वसंत ऋतु को मिथकीय प्रतीकों में सहायता या माध्यम से समझने या स्पष्ट करने के कार्य में बिल्कुल भिन्न था। इस प्रकार धीरे धीरे दर्शन ने स्वयं को धर्म से जुड़े मिथकीय कल्पनात्मक
बिंबों से मुक्त कर लिया। हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक दार्शनिकों ने वैज्ञानिक तर्क की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए और इस प्रकार वे उस अध्ययन से अग्रदूत बन गए जो बाद में विज्ञान बनने जा रहा था। प्राकृतिक दार्शनिकों ने क्या सोचा और क्या लिखा, हमारे पास इसके कुछ टुकड़े ही बचे हैं। जो भी थोड़ा सा हम जानते हैं वह अरस्तु के लेखों में पाया जाता है। अरस्तु का जीवन काल इन दार्शनिकों से 2 शताब्दी का है। वह केवल उन निष्कर्षों की ओर संकेत करता है जिन तक यह दार्शनिक पहुँचे थे, किंतु जो हम अब जानते हैं वह हमें यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि सबसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों की जिज्ञासा प्रोजेक्ट आधारभूत विधायी सारतत्व और प्रकृति में परिवर्तन संबंधी प्रश्नों से संबंधित थी। मिलेटस के 3 दार्शनिक। जिस प्रथम दार्शनिक की जानकारी हमें मिलती है उसका नाम थेल्स है। वह एशिया माइनर की एक यूनानी उपनिवेश मिलेटस का रहने वाला था। उसने मिस्र समेत कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मिस्र में उसने पिरामिड की ऊंचाई की गणना की। इसके लिए उसने पिरामिड की छाया को उस समय क्षण नापा जब उसकी छाया पिरामिड की अपनी लंबाई के बराबर थी। उसने 585 वर्ष ईसा पूर्व एक सूर्य ग्रहण की सही गणना के आधार पर सत्य भविष्यवाणी की थी। थेल्स का विचार था कि हर चीज़ का स्रोत पानी है। हमें स्पष्ट तो नहीं मालूम था कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। हो सकता है उसका विश्वास हो कि सभी प्रकार के जीवन का उद्गम जल से है और यह समाप्त होने पर जल और अस्तित्व पानी की ओर लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उसने निश्चय ही अवलोकन किया होगा कि नील नदी के डेल्टा में बाढ़ के पानी के उतरते ही फसलें उगना शुरू कर देती हैं। शायद उसने यह भी देखा होगा कि जहाँ भी बारिश रहती है वहाँ मेंढक और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। यह भी संभव है थेल्स ने विचार किया हो कि पानी कैसे एक बर्फ़ या भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन जाता है। यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि थेल्स कहता था सब चीज़ों में देवता समाये हुए हैं। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। शायद यह देखकर कि कैसे फूलों फसलों और से लेकर कीड़ों और कॉकरोच तक हर चीज़ का स्रोत काली मिट्टी है। उसने कल्पना की हो कि सारी काली मिट्टी पृथ्वी अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य जैव कीटाणुओं से भरी हुई है। यह निश्चित है कि देवताओं के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए थेल्स होमर के देवताओं की बात न करके कुछ अलग कह रहा था। अगला दार्शनिक जो सुनने में आया था उसका नाम था एना क्लीमानदार, जो मिलेटस का निवासी था और उसका जीवन काल भी लगभग थेल्स का ही समय का था। उसका विचार था कि हमारी दुनिया उन अनंत दुनियाओं में से एक है जिनका विकास होता है और जो किसी असीम कहलाने वाली सत्ता से तिरोहित हो जाती है। यह समझा पाना आसान नहीं है कि उसका असीम से क्या अभिप्राय था, किंतु यह साफ है कि वह किसी ज्ञात सारस्वत की बात उस तरह नहीं सोच रहा था जिसकी परिकल्पना थेल्स ने की थी। शायद उसका मतलब था कि सब चीज़ों का स्रोत होने वाला सारतत्व कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसकी निर्मित चीज़ों से भिन्न और असीम होगी, क्योंकि सभी निर्मित वस्तुएं सीमित हैं। अतः उसने उससे पहले और उसके बाद आने वाली चीज़ें असीम होनी चाहिए। उसके लिए यह साफ था कि बुनियादी सामग्री पानी जैसी कोई साधारण चीज़ नहीं हो सकती। मिलेटस का तीसरा दार्शनिक था एना क्लीमेजिस, 1570 से 1526 ईसा पूर्व। उसका विचार था कि सब चीज़ों का स्रोत हवा या भाप होना चाहिए। थेल्स के पानी के सिद्धांत की अच्छी जानकारी रखता था, किंतु पानी कहाँ से आता है का विचार कि पानी गाढ़ी की हुई हवा है। हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी हवा के दाब से निकलता है। उसके विचारानुसार वह पानी को और भी दबाया जाता है
उसके विचारानुसार जब भी पानी को और दबाया जाता है तो यह धरती या मिट्टी हो जाती है। हो सकता है उसने देखा हो कि किस प्रकार पिघलती हुई बर्फ़ के साथ मिट्टी और रेत दबकर निकलते हैं। उसका यह भी विचार था कि अग्नि परिशुद्ध हवा थी। उसके अनुसार इसलिए धरती, पानी और अग्नि का उद्गम हवा थी। पानी और धरती के फलों के बीच दूरी संभवतः अधिक नहीं है। शायद वह सोचता था कि धरती, हवा और अग्नि यह सब तीनों चीज़ें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थीं, किंतु सभी चीज़ों का स्रोत हवा अथवा भाप ही था। अतः थेल्स के समान ही वह भी सोचता था कि सभी प्राकृतिक दार्शनिकों के पीछे स्रोत स्वरूप एक अंतर्निहित शर्त था। धन्यवाद।